नमस्कार किसान भाइयों, कैसे हैं आप। आशा है कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, आज तारीख है 24 मई 2023 और आज हम आपको बताने वाले हैं आलू और अन्य फसलों के लिए खेती को किस तरह से। कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना आवश्यक है। अगर आप इन दिनों में उन बातों का ध्यान रखेंगे तो निश्चित रूप से काफ़ी हद तक रोगों से तो मुक्ति पाएंगे ही और उपजाऊ भी अच्छी होगी और उत्पादन भी बहुत बढ़िया होगा। तो जानने के लिए हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा और आपको कुछ अन्य मंडी के भावों से भी अपडेट कराएंगे और आपकी जो समस्याएं कमेंट बॉक्स में आपने दी हैं उसके बारे में भी बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका डॉक्टर के भारद्वाज और आप देख रहे हैं ब्रजराज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल, भरोसे का प्रतीक। तो सबसे पहले मैं हमारे किसान भाई जिन्होंने पूछा है कि एक तो चेचक के बारे में आप बहुत लोग प्रश्न करते हैं, चेचक आलू में बड़ी समस्या बन गई है। दूसरा कि आलू का जो चटकना, जब फसल में हम देखते हैं कि ऊपर से फसल बहुत अच्छी होती है और अंदर जो कंद है वो चटका हुआ या तिरका हुआ या फटा हुआ निकलता है, तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो ये इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं दोस्तों। चेचक के कारण बहुत सारे हैं। वो एक बैक्टीरिया जनित रोग है, उसके बारे में मैं बात करूँगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको कि जो आलू फट जाता है खेती में, वो क्यों फटता है। तो उसके एक सबसे बड़ा कारण तो ये होता है उसमें कि आपके खेत में बार बार हम एक ही फसल करते हो और असंतुलित मात्रा में उर्वरकों का या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का प्रयोग भी उसके फटने का कारण होता है। और दूसरा जो कारण होता है वो बोरोन की कमी का कारण होता है। तो बोरेक्स के रूप में या बोरिक एसिड के रूप में या डाइबोरेन के रूप में, उसमें बोरेन के कई सारे कंपोनेंट आते हैं। तो कब क्या देना है इसका विशेष ध्यान रखना होता है। जब आप आलू की आप लोग बुवाई करेंगे उस समय मैं फिर से इसकी चर्चा करूंगा। अब आपको मैं बता दूं कि बोरोन का सही समय पर प्रयोग जो है आपको चटकने से काफ़ी हद तक बचा जा सकता है। अगर आपका आलू ज़्यादा मात्रा में चटक रहा है, बार बार चटक रहा है और बोरोन देने के बाद भी चटक रहा है, तो आप उस बीज को ही बदल दीजिए, क्योंकि बीज में भी कुछ इस तरह की परेशानियां मैंने खुद स्वयं देखी है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था दोस्तों। अब हम बात करते हैं दूसरी बात है कि चेचक एक भयानक समस्या है। चेचक का रोग जो है उसका सही उपचार वास्तविक रूप से आप कहें कि रसायन में नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, क्या इसका मतलब है कि क्या चेचक की समस्या से नहीं निपटा जा सकता। चेचक की समस्या एक बैक्टीरिया जनित रोग है और कुछ वायरस भी चेचक की समस्या को उत्पन्न करते हैं। और दूसरी बात यह है कि ये वायरस मिट्टी में ही रुक जाते हैं जब एक बार चेचक आ जाता है। तो इसके लिए क्या समाधान हो सकता है। तो सबसे बढ़िया समाधान ये है कि आप फसल चक्र अपनाएं और जिस खेत में चेचक है वो उसमें कम से कम 2 या 3 साल तक आलू की फसल न करें तो बेहतर होगा। दूसरा जो उपाय है वो उसको पर्याप्त मात्रा में फंगीसाइड से उपचारित करना बीज को, और बीज जो आप ले रहे हैं ध्यान रहे उसमें चेचक न हो। तो ये आपको काफ़ी हद तक इससे निपटा जा सकता है। दूसरा जो उपाय है, 5 अन्य और उपाय बताऊंगा जो इन समस्याओं से तो निदान आपको दिलाएंगे ही, साथ ही आपकी भूमि भले ही कितनी भी खराब क्यों न हो, आप उसमें उर्वरा शक्ति को किस तरह से बढ़ा सकते हैं, उन 5 उपायों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो प्रत्येक किसान को देखना बहुत जरूरी है दोस्तों। इसके लिए आप अंत तक जरूर बने रहेगा और नए जो किसान भाई हैं वो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें दोस्तों और लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आपके लाइक करने से ही हमारा मनोबल बढ़ता है दोस्तों। और हमें क्या मिल रहा है, आप खुश रहें, आप मस्त रहें, आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को लाभ मिले, इसी से हमें खुशी मिलती है। बाकी तो सब ठीक है। बहुत ज़्यादा हमें इस वीडियो से इनसे बहुत कुछ नहीं मिल रहा अभी तक, तो कुछ ऐसा मिला नहीं है। तो आइए बात करते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बताऊं, अभी जो तापमान चल रहा है, जो अभी मथुरा में तो 47 डिग्री पहुंच गया, 47 साढ़े 47 तक पहुंचा है, जो पूरे भारत में सर्वाधिक तापमान है इस समय। अगर आपके खेत खाली हैं दोस्तों तो उनमें गहरी जुताई आप कर दीजिए बेधड़क, और गहरी भी इतनी गहरी जुताई करिए कि कम से कम 1 फुट के नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाए। तो इससे क्या फायदा होगा, इससे उसके अंदर जो फंगस है जो नीचे चला जाता है मिट्टी में वो मर जाएगा। आपकी जो सुंडी आ जाती है जिसमें चेचक आता है, चेचक को क्या आलू के अंदर छेद जो हो जाते हैं वो छेद नहीं होंगे, वो जो हानिकारक आपके जीवाणु हैं वो सब खत्म हो जाएंगे उससे। देखिए जो मित्र कीट हैं वो नहीं खत्म होते,
हानिकारक कीट ही इस टेम्परेचर की वजह से आपके ख़त्म हो जाएंगे। निमेटोड्स हैं और आपके बैक्टीरिया हैं, फंगस हैं, ये सब गहरी जुताई से आपके ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा आपका क्या फ़ायदा होगा, आपकी इस समय जो टेम्परेचर की वजह से जो है मिट्टी को कहते हैं भुन जाएगी। मिट्टी में बहुत अच्छी तरह से उसकी मैं साधारण भाषा में बता रहा हूँ कि वो भुन जाएगी। तो उससे आपको एक तो मिट्टी जो है फुसफुसी कह सकते हैं, गुदगुदी कह सकते हैं, या कहें कि नरम हो जाएगी। ये भी इस टेम्परेचर का कमाल आपको फ़ायदा मिलेगा। तो इसका ये सबसे बड़ा फ़ायदा है। दूसरा जो सबसे बड़ा काम है वो ये करना है कि इस जुताई हो गई, उसके बाद बरसात होगी दोस्तों। जिन खेतों में जिनका अपना बोरिंग का पानी खारा पानी है, या जिन खेतों में नमक की या साल्ट की ज़्यादा समस्या है, ऊपर सफ़ेद सफ़ेद लेयर जम जाती है, या लगातार हम रासायनिक खादों का प्रयोग कर रहे हैं, उसकी वजह से मिट्टी का उपजाऊपन कम हो गया है, उसके लिए बहुत बढ़िया एक उपाय बता रहा हूँ। दूसरे नंबर का, जुताई तो करनी ही करनी है, उसके बाद जो बरसात आएगी उससे पहले आप क्या करेंगे कि चारों तरफ की मेड़ों को ऊंचा कर देंगे, बढ़िया अच्छी तरह से कम 2-2 फुट, 1.5 फुट, 2-2 फुट बढ़िया मजबूत कर देंगे। खेत का पानी नहीं निकलना चाहिए। और जैसे ही पहली बरसात होती है, जोरदार बरसात हो जाए, तो खेत में जब देखें पानी भर जाए, आप और संभव हो तो बाहर से किसी ट्यूबवेल का पानी है या दूसरा पानी है वो भी भर सकते हैं आप उसमें, उसको लबालब भर दीजिए। लबालब भरने के बाद उसको करीब 6-7 घंटे 8 घंटे जितना पीना होगा पी लेगा, उसको भरा रहने दीजिए। और बरसात में इसका सबसे बड़ा फायदा होगा, आप उसको भरा रहने दें। जब ऊपर तक वो भर जाए तो आप देखेंगे कि कुछ उस पर ऊपर वाइट सा ऊपर लेयर जम गई होगी पानी के ऊपर। वो जब लेयर जम जाए तो उस पानी को आप कहीं बाहर निकाल दीजिए, उसको ऐसी नाली की व्यवस्था कीजिए जिससे वो पानी वहाँ से निकल जाए। उस पानी को पूरा तरह से निकाल दीजिए और उसको फिर से उसको बंद कर दीजिए। अगली बरसात का इंतजार कीजिए, जब फिर से बरसात आए और फिर पानी उसके अंदर भर जाए। अगर बरसात नहीं होती है तो आप किसी आपके पास बम्बा है या नहर का पानी है उससे भी उसको भर देंगे तो बहुत बड़ा फायदा होगा। आप उसके लिए कोई भी उपाय कर सकते हैं। तो उसको फिर से पुनः भर दीजिए एक बार, और जो रहा सा उसके अंदर नमक, साल्ट या एक्स्ट्रा केमिकल्स हैं वो फिर से ऊपर आ जाएंगे और उस पानी को फिर से निकाल दीजिए। तो आपकी जो और जितना भी पानी उसको पीना होगा वो पी लेगा, और उसके बाद उसको फिर से बंद कर दीजिए। और फिर अगर बरसात थम जाती है और जुताई को खेत आ जाते हैं तो फिर से एक बार गहरी जुताई कर दीजिए। और उसमें अब आपको क्या करना है, अब आपको हरी खाद को बोना है। हरी खाद के रूप में आप सनई ले सकते हैं, ढैंचा ले सकते हैं, लोबिया ले सकते हैं, मूंग ले सकते हैं, जो भी आपको सस्ता पड़े। आप कपास भी डाल सकते हैं उसके अंदर, जो भी आपको सस्ता पड़े इनमें से। आप राई के और आप सरसों के दाने भी डाल सकते हैं, जो भी आपको सस्ता पड़े मिक्स करके आप डाल दीजिए खेतों में। और जब ये फसल करीब 4 फुट 3.5-4 फुट की हो जाए, 40 दिन के बाद करीब, मैंने आपको एक वीडियो में बताया हुई है, ढैंचा के अंदर गांठें बनने, उसको उखाड़ के देखिए आप, उसमें जब गांठें बनने लग जाए उस समय आप उसकी फिर से जुताई कर दीजिए। और उसके बाद आप एक काम और करें कि आप वेस्ट डिकम्पोजर हो तो वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे कर दीजिए उस जुताई के ऊपर। जुताई करते समय ही स्प्रे कर देंगे तो बहुत बेहतर है। अगर वेस्ट डिकम्पोजर नहीं है तो आप गौमूत्र लीजिए 10 लीटर आप छाछ लीजिए, और आप उसमें डालिए 5 किलो गुड़, और इससे पूरा 200 लीटर का ड्राम आप भर दीजिए। इसको आप करीब 20-21 दिन पहले ही बना लीजिए। उसके बाद इसका एक हल्का सा स्प्रे मार दीजिए। इसका छान के आप भरेंगे स्प्रे मशीन में, और उस पर फसल अवशेष पर स्प्रे मार दीजिए। इससे फसल अवशेष या जो भी आपने हरी खाद की जुताई करी है, और आप इसमें एक चीज़ और ले सकते हैं, ट्राइकोडर्मा ले सकते हैं। ट्राइकोडर्मा भी इसमें ही मिला सकते हैं, और ट्राइकोडर्मा मिला करके उसका एक बार स्प्रे कर दीजिए। स्प्रे नहीं कर सकते, पानी के साथ भी आप बाद में भी इसको चला सकते हैं, और उसके बाद फिर से जुताई कर दीजिए। तो आप देखेंगे कि जो निमेटोड्स की है या हानिकारक आपके बैक्टीरिया हैं या चेचक जो खेतों में आती है, और उन सब समस्याओं से आपको निदान काफ़ी हद तक मिलेगा दोस्तों। थोड़ी सी हींग का भी 100 ग्राम 10-20 ग्राम प्रति एकड़ हींग का भी प्रयोग आप इसमें कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, आप वीडियो देखेंगे तो। और मैं एक लिंक में वीडियो भी दे रहा हूँ, उससे भी आप अपनी भूमि को रोगाणुमुक्त कर सकते हैं, तो उसका भी आप प्रयोग कर सकते हैं। तो आप भूमि को इस समय रोगाणुमुक्त अवश्य कर लीजिए। अच्छा, जिन खेतों में अभी फसल है,
ज़्यादातर हमारे उत्तर प्रदेश में राया मथुरा के आसपास बाजरा बोया हुआ होता है, 2 बार बाजरा कर लेते हैं। तो जो आलू के किसान हैं वो 1 बार बाजरा करते हैं ज़्यादातर। तो इस बाजरा के बाद भी इस विधि को अपना सकते हैं। इस बाजरा को आप काट लीजिए, उसके बाद इस विधि को आप अपनाइए। तो ये आपके तीसरा उपाय आपको क्या करना है। तीसरा उपाय आपके जो मैंने आपको बताया, जुताई कर दी, कार्बनिक तत्वों की जुताई करने के बाद उसमें कार्बनिक तत्वों की मात्रा बढ़ जाएगी, जो आपकी फसल के लिए बेहद जरूरी है। दूसरी बात, आप अपने खेतों में फसल अवशेष को कभी न जलाएं। जिनके खेतों में अभी बाजरा हो रहा है, जब वो बाजरा को निकालेंगे तो उसका बबूला या उसकी कड़ब जो फसल अवशेष है उसको कभी नहीं जलाएं दोस्तों, जलाना नहीं है। बबूला को ज़्यादातर लोग जला देते हैं, यानी बाजरा का जो अवशेष बचता है निकाल के उसको जला देते हैं, उसको आपको जलाना नहीं है। उसमें भी आप गौमूत्र, मट्ठा और गुड़ का उस पर डाल दीजिए और उसको पूरे खेत में बिखेर दीजिए। आपका जब तक आपकी अगली फसल आलू की होगी तब तक वो गल जाएगा, निश्चित रूप से गल जाएगा। मैं हर बार यही करता हूँ। मेरे पास वेस्ट डिकम्पोजर है, मैं वेस्ट डिकम्पोजर का स्प्रे करता हूँ उस पर। और आप कम से कम जो है 2 कुंटल गोबर की खाद, उसमें नीम की पत्तियां करीब करीब 1-2 कुंटल मिला करके एक अलग से गड्ढा खोद करके रखें। इसमें करीब करीब 5 किलो ट्राइकोडर्मा, ये प्रति एकड़ के हिसाब से बता रहा हूँ, मिला करके रखें। और आलू की जब फसल आप बोते हैं उसकी अंतिम जुताई के समय इसको अलग से एक बार बिखेर दें प्रति एकड़ के हिसाब से। फिर आप देखिए आप का केमिकल का खर्चा, जो खाद का खर्चा, वो तो कम होगा ही, आपकी फसल की गुणवत्ता में सुधार न हो जाए तो आप मुझसे बात करना, आप निश्चित रूप से सुधार होगा दोस्तों। अगला चौथा काम जो आपको क्या करना है, ये बहुत कम किसान करते हैं। आप यथासंभव, देखिए हर किसी के बात की नहीं, कई सुविधाओं की, मिट्टी की और पानी की जांच अवश्य करा लें। कभी कभी पानी में किसी तत्व की मात्रा ज़्यादा होती है और उस तत्व को हम ऊपर से भी फसलों में देते हैं, उसके आपके नकारात्मक प्रभाव फसल में देखे जाते हैं। तो एक बार पानी की, मिट्टी की जांच करा लें, किस तत्व की कितनी मात्रा है उस मिट्टी के अंदर, उस पानी के अंदर, ये आपको पता लग जाएगी। और वो लोग आपको रिकमेंड भी करेंगे कि कितनी मात्रा देनी है। तो ये आपके लिए एक बेहतर उपाय होगा। तो ये आपके 5 उपाय मैंने बताए हैं, इनको आप अवश्य कर लीजिएगा। निश्चित रूप से आपकी बंजर भूमि भी उपजाऊ हो जाएगी, ये मेरा मानना है। एक और चीज़, आप जीवामृत आप घर पर अवश्य बनाइएगा। सभी किसान भाइयों से मेरा निवेदन है, जीवामृत अवश्य बनाइएगा। जीवामृत के लिए आपको क्या करना है, एक 200 लीटर का प्लास्टिक का ड्रम लीजिए, उसमें 200 लीटर पानी, 200 लीटर पानी इसलिए क्योंकि 200 लीटर का दूसरा और कहाँ से आएगा, तो उसमें मैं बता दूं कितना कम पानी लेना है। 10 लीटर गौमूत्र उसके अंदर मिलाना है, 5 किलो गाय का, देसी गाय का गोबर उसके अंदर मिलाना है, आधा किलो से 1 किलो ऐसी मिट्टी जिसको कहते हैं वर्जिन मिट्टी, यानी कि पीपल के पेड़ के नीचे की मिट्टी जहाँ कभी केमिकल का प्रयोग न हुआ हो, बरगद के पेड़ की मिट्टी जिसके अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, आपने देखा होगा, उनको आप उसको उसके अंदर डाल दें। और आप लास्ट अभी इसमें ये डाल के उसको प्रतिदिन चलाएं। चलाने के बाद ये 21 दिन का प्रोसेस है और आप 10 दिन बाद उसके अंदर मट्ठा डालें। ये डालने के बाद आप इसको पानी के साथ खेतों में, ये प्रति एकड़ 200 लीटर कम से कम है, नहीं तो 1000 लीटर आप डालें, मैक्सिमम कितना भी डालें कोई फर्क नहीं है। ये अवश्य कर लीजिए, निश्चित रूप से आपका उत्पादन तो बढ़ेगा ही, फसल की गुणवत्ता भी बढ़ेगी और आपकी जो लागत मूल्य है उसमें अपने आप कमी होती चली जाएगी। क्योंकि यहाँ पर जितना भी आप जीवामृत डालें, जितना भी खेतों में जीवामृत दें, इसमें आप सरसों की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं, उसका अलग तरीका मैं फिर किसी वीडियो में बनाऊंगा। उतना ही आप रासायनिक खादों का प्रयोग थोड़ा थोड़ा करके कम करते चले जाइए। क्योंकि आप दोस्तों ध्यान रखिएगा, एक दिन ये रासायनिक खाद आपकी ज़मीन को बर्बाद कर देंगे। इसका कम से कम प्रयोग करना ही हमारे लिए हितकर रहेगा। इसलिए जो है आप मेरी बातों पर ध्यान रखते हुए कृपया करके जितना भी हो सके आप जैविक खादों का प्रयोग करें, हरी खादों का प्रयोग करें, गोबर की खादों का प्रयोग करें, जीवामृत का प्रयोग करें। निश्चित रूप से आपकी फसल की गुणवत्ता बढ़ेगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे।